नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो पहले दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके अंदर क्या है उसको जानेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इसी वीडियो में रिटन यानी कि लिखित में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। दीपा, a curious 11-year-old girl, lives in a town of the state of हरियाणा। यहाँ पे एक बच्ची के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है दीपा। दीपा कैसी है? ये एक बहुत ही क्यूरियस किसको बोलते हैं? जिसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, ठीक है, जिज्ञासु। जो दीपा है ये एक बहुत ही क्यूरियस 11 वर्ष की लड़की है जो कि हरियाणा राज्य के एक शहर में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड। जो नया वर्ष है स्कूल का वो शुरू हो गया है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म। दीपा को नई यूनिफॉर्म चाहिए। सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लॉथ शॉप। इसकी जो माँ है वो दीपा को एक कपड़े की दुकान पर लेके जाती हैं। शी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस। इसकी जो माँ है वो 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती हैं। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो कपड़े को एक धातु की नापने वाली रॉड से यानी कि छड़ से वो किसको कपड़े को नापता है। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। उसके बाद में जो टेलर है, टेलर किसको बोलते हैं? दर्जी, जो कि कपड़े सीता है। तो ये जो टेलर है उसके बाद में एक फ्लेक्सिबल यानी कि एक मोड़ने वाले मेजरिंग टेप से, एक मोड़ने वाले नापने वाले टेप से बच्ची जो है दीपा इसकी मेजरमेंट यानी इसकी नाप लेता है। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला। इसकी जो माँ है वो टेलर को निर्देश देती हैं, टेलर से कहती हैं कि तुम इनकी जो मतलब तुम बच्ची की जो ये यूनिफॉर्म बनाना, इसको 4 अंगुल बड़ा कर देना। 4 फिंगर्स विथ। 4 अंगुलों का मतलब क्या होता है? 4 उंगलियों जितनी चौड़ाई, ठीक है ना। अब ये अंगुल नहीं चलते, नहीं तो पहले अंगुल, बालिस्त, हत्ता ये सब बहुत चला करता था, ठीक। अब नहीं इनका यूज़ होता है, नहीं तो पहले मेजरमेंट के लिए हम लोग अंगुल, बालिश, हत्ता इसका यूज़ करते थे। आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुला? देखो, अब ये जो बच्ची है ना दीपा, इसके मन में 2 सवाल उठे हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि भाई जो मेजरिंग रॉड और जो मेजरिंग टेप का यूज़ शॉप पर हुआ था, क्या वो जो मेजरिंग रॉड और जो मेजरिंग टेप हैं, क्या इनकी दीदी की जो ज्योमेट्रिक बॉक्स में मौजूद स्केल है, क्या ये उसी के बराबर हैं, मतलब उसी के जैसे हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या बच्ची के मन में उठा है? ये उठा है कि मम्मी ने जो 4 अंगुला बोला है इससे क्या मतलब होता है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स। जो दीपा है वो अपने इस अनुभव को अपने स्कूल के मित्रों के साथ में बांटती है। अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, ये क्या है? उसके दोस्तों के नाम है, ठीक है। क्या नाम है? अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम। एंड दिस लेड्स टू डिस्कशन अमंग देम। और इससे क्या होती है? उन बच्चों के बीच में चर्चा होने लग जाती है, ठीक है। ये देखो इसके सभी दोस्तों के तस्वीर दी हुई है। हाउ डू वी मेजर?
हम कैसे मेज़र यानी कि हम कैसे मापते हैं। हरदीप हरदीप जो बच्चा है वो बोलता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। मैंने अपनी दादी को कपड़े को अपने हाथ की लंबाई से नापते हुए देखा है। कौन बोलता है? हरदीप बोलता है। ठीक है, जो हत्ता होता था वो यही होता था, हाथ की जो लंबाई है इसको हत्ता बोला जाता था और पहले इसका यूज़ करके यानी हत्ते का यूज़ करके लंबाई को नापा जाता था। Have you ever seen how a farmer measures length to divide his field into beds? He walks and count the number of his strides, says पद्मा। अब जो पद्मा है वो कह रही है कि क्या कभी तुम लोगों ने किसान को अपने खेत की जो लंबाई है उसको नापते हुए देखा है? वो उसको कैसे नापता है? वो उस पे चलता है और अपने कदमों को गिनता है। ओ not just the length of the stride, sometimes they also use the length of their feet to measure, add अनीश। अनीश जो है इसमें और बात बढ़ाता है कि अरे नहीं, सिर्फ उनके कदम ही नहीं बल्कि कई बार वो लोग अपने पैर की जो लेंथ है, इनके पैरों की जो लंबाई है उसको भी इस्तेमाल में लेते हैं अपने खेत को मापने के लिए। दीपा सेज एक्साइटेडली, जो दीपा है बड़ी एक्साइटेड होती हुई, उत्सुक होती हुई कहती है, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो फन। यानी कि जो लंबाई है उसको शरीर के अंगों से नापना बहुत ही मज़े का काम लगता है। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। चलो हम लोग भी बॉडी पार्ट का यूज़ करके किसी चीज़ को नापते हैं। वॉट शुड वी मेजर? Okay, let us measure the length of the table in our classroom, says तस्नीम। तस्नीम कहती है कि हम लोग क्या नापें? ठीक है, एक काम करते हैं, हमारी क्लासरूम की जो टेबल है इसकी लेंथ, इसकी लंबाई को नापते हैं। पद्मा एड्स, इसमें पद्मा और बढ़ाते हुए कहती है, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? हम लोग कौन से शरीर के अंग का इस्तेमाल करें उसको नापने के लिए? दीपा सेज, अब दीपा कहती है, लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन। चलो हम लोग अपने हैंड स्पैन यानी कि हथेली का इस्तेमाल करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। मैं तुमको दिखाऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट। मैंने अपनी माँ को इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है। शी कॉल्ड इट बालिस्ट, और वो उसको बालिस्ट बोलती हैं। तो बालिस्ट क्या होता है? बालिस्ट और कोई नहीं, हमारी जो हथेली होती है इसकी लंबाई होती है। और इसको कैसे नापा जाता है? एक तरफ रखते हैं क्या? अंगूठा, ठीक, और उसके बाद हमारी जो हथेली है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रेच करनी है, और आपके अंगूठे और जहाँ पे आपकी फिंगर टिप्स हैं, जहाँ पे आपकी उंगलियों की मतलब जहाँ पे आपकी उंगलियाँ छू रही हैं ऊपर की तरफ, उनके बीच की ये जो दूरी है ना इसको बालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बालिस्ट क्या होता है? हाथ की मेजरमेंट। रुको मैं एक बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो आपका अंगूठा हुआ, ठीक, ये आपका हाथ, ये अंगूठा ऐसे स्ट्रेच कर रखा है और ऐसे क्या है, ये उंगलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी ना ये बालिस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये होता है बालिस्ट। हरदीप एड्स, हरदीप जो है वो इसी में आगे बढ़ाते हुए कहता है, ओके ठीक है, लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आर मेजरमेंट। चलो हम लोग अपने माप को कहीं पे लिख लेते हैं। तो ये बच्चों ने क्या बनाई है? टेबल बनाई है। तो यहाँ पे पहले बच्चे अनीश, ठीक है, अनीश ने नापा तो इसका 13 बालिश से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक, पद्मा ने किया तो ये 13 बालिश हुआ। तस्नीम ने किया तो ये 13 बालिश से थोड़ा कम था। दीपा ने किया तो ये 13-14 बालिश के बीच में था। और हरदीप ने किया तो ये 14 बालिश हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस टेबल को देखिए, एक सवाल आपके मन में हो सकता है उठ रहा हो कि इन सभी की मेजरमेंट क्यों अलग अलग है? सब लोग यूज़ तो हथेली का ही कर रहे हैं, तो इनकी मेजरमेंट क्यों अलग अलग है? तो इसका आंसर ये है, देखिए दोस्तों, हर किसी का जो शरीर है वो एक सा नहीं होता है। उनके शरीर के अंगों की जो लंबाई है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। यही रीज़न है, अगर हम अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए, तो वो क्या होता है? अलग अलग आता है। हमारे हिसाब से कुछ और निकलेगा, किसी और के हिसाब से कुछ और निकलेगा।
ठीक है ना। जो पहले के ज़माने में जो नापने का तरीका था ना, हत्था, बालिस्त, अंगुल, उसमें यही समस्या थी कि अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग निकला करता था। पद्मा सेज, पद्मा कहती है, ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पद्मा क्या कह रही कि अरे जो नंबर ऑफ हैंड स्पैन है, यानी कि जितने हमको हथेली लगी है वो हम सबके लिए क्या है, अलग अलग है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। तो हम टेबल की लंबाई के बारे में अब क्या कह सकते हैं। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आस्क्ड थॉटफुली। लेकिन हरदीप ने बड़े ही थॉटफुली यानी कि सोचते हुए उसने पूछा, लेकिन ये बताओ कि भाई हम लोग के जो हाथ की लंबाई है वो अलग अलग क्यों निकल रही है। मतलब जो हम लोगों ने हाथ से टेबल को नापा तो ये अलग अलग क्यों निकल रहे हैं, किसी के 13, किसी के 14, ऐसे क्यों हो रहे हैं। तस्नीम से, तस्नीम कहती है, आई कैन गेस, मैं इसका अंदाज़ा लगा के बता सकती हूँ। आर हैंड स्पैन आर डिफरेंट साइजेस, हमारी जो हैंड स्पैन है, हमारी जो हथेलियाँ हैं वो अलग अलग साइज यानी अलग अलग लंबाई की हैं। अनीश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। अनीश एक आइडिया देता है, चलो इसको चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन along each other and arrived at the conclusion that the lengths of their hand span are different। तो जो ये पांचों दोस्त हैं इन्होंने एक दूसरे के हाथ के खिलाफ अपने हाथ को रखा और एक दूसरे की जो हथेली है उसकी लंबाई को नापा, और फिर ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हाँ भाई सबके जो हैंड स्पैन यानी सबकी जो हथेली की लंबाई है वो क्या है, अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली, दीपा सोचते हुए कहती है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप। अब दीपा क्या कह रही कि भाई अब पता चला कि जो लोग हैं वो मेजरिंग टेप और मेजरिंग स्केल का क्यों यूज करते हैं नापने के लिए। दीपा एंड हर फ्रेंड कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ हैंड स्पैन। क्या कह रहे हैं कि भाई दीपा और उसके दोस्तों ने जो टेबल की लंबाई है उसको अपने उसको अपने हथेली की लंबाई से क्या किया, कंपेयर किया। इन्होंने टेबल की लंबाई को किससे कंपेयर करा, अपनी हथेली की लंबाई से। जो इनकी टेबल की जो लंबाई है वो इन्होंने किस में, हैंड स्पैन यानी कि बालिस्त में एक्सप्रेस करी, यानी कि बालिस्त में लिखी। Here the hand span used for measurement is an example of a unit। यहाँ पे जो हैंड स्पैन यूज हुआ है ये हमारा क्या है, यूनिट यानी कि इकाई का एक उदाहरण हुआ। देखो सभी बच्चों ने अपने हथेली से यानी कि हाथ से नापा, ठीक, किसी के में 13 निकला, किसी के में 12 निकला, किसी के में 14 निकला, ये अलग अलग था कि नहीं था। लेकिन देखो सभी ने किसका इस्तेमाल करा, अपनी हथेली का, बालिस्त का, इसी का यूज़ करा कि नहीं करा। तो किस यूनिट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ लंबाई नापने के लिए, किया गया है हथेली यानी कि बालिस्त का। सभी ने बालिस्त का ही तो यूज़ करा कि नहीं करा है ना। तो यहाँ पे मेरा बालिस्त क्या हुआ, ये हुई इकाई यानी कि यूनिट। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। जो लंबाई है उसको 2 हिस्सों में इन्होंने दर्शाया, कैसे, नंबर और यूनिट, यानी कि नंबर और यूनिट। जैसे कि मान लो 13 बालिस्त, या कह सकते हो 13 हथेली जितनी लंबाई टेबल की हुई, तो कैसे लिखोगे, पहले तो 13 लिखोगे जो कि नंबर हुआ, और फिर लिखा हैंड स्पैन या बालिस्त जो कि यूनिट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंबाई है उसको कैसे एक्सप्रेस करा गया है, 2 पार्ट में, नंबर और यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, देन 13 इज द नंबर एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर टेबल की जो लंबाई है वो 13 हैंड स्पैन आती है, जो टेबल की लंबाई है वो 13 हैंड स्पैन आती है, तो जो 13 है ये क्या हुआ, नंबर, और जो हैंड स्पैन है ये हुई यूनिट यानी कि इकाई जिसको कि लिया गया है मापने के लिए। हाउएवर हैंड स्पैन एंड अदर सिमिलर यूनिट्स सच एज लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट और फिंगर्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो हैंड स्पैन होता है यानी कि जो हथेली की लंबाई, जो बालिस्त होता है, साथ ही में हाथ की लंबाई, पैर, मुट्ठी, उंगलियां, ये सब क्या होती हैं, व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती हैं, यानी अलग अलग व्यक्ति की इनकी मेजरमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। दस
देयर इज अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। इसीलिए एक ऐसी इकाई की ज़रूरत महसूस हुई, एक ऐसी इकाई को लाया गया जिससे अगर अलग अलग लोग मापते हैं, अलग अलग लोग उसका इस्तेमाल करके किसी चीज़ को नापते हैं, तब भी जो मेजरमेंट है, जो माप है, वो अलग अलग ना आए। ठीक है ना। मतलब एक ऐसी स्केल बनाई गई, एक ऐसी कह सकते हो यूनिट बनाई गई मेरी मेजरमेंट के लिए, जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सभी के लिए वो सेम आएगी। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, यानी इस इकाई को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम। क्या कह रहे हैं कि भाई भारत के अंदर ये जो मापने की प्रणाली है, इसका बहुत ही कह सकते हो पुराना इतिहास रहा है। ठीक है। लोग इस मापने की प्रणाली को बहुत ही पहले, बहुत ही प्राचीन समय से जानते थे। अंगुला, फिंगर विथ मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, धनुषा एंड योजना आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। क्या कह रहे हैं कि भाई अंगुल, धनुष, योजना ये कुछ इकाइयां हैं जिनका जिक्र हमको पुरानी भारतीय लेख में मिल जाता है। प्राचीन भारतीय लेख में हमें इनका जिक्र मिलता है। अंगुल हो गया, धनुषा हो गया, योजना हो गया इसका। ठीक, चलो। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। इनका इस्तेमाल किस में होता था? जो नापने वाले आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी जो नापने वाले औजार हैं, उनमें आर्किटेक्चर, घर वर बनाने के लिए और शहर की प्लानिंग करने के लिए इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था। द अंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लाइक कारपेंटर्स एंड टेलर्स। जो ये है अंगुल, इसका इस्तेमाल आज भी जो पारंपरिक चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, जैसे कि बढ़ई हो गया, दर्जी हो गया, इनके द्वारा किया जाता है। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल्ड मार्क्ड विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, यानी कई सारी ऐसी चीज़ें जिन पे जो नाप है वो हमारी लगी हुई है, जो कि शायद स्केल्स रही होंगी पुराने ज़माने की, उनको जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई करी गई तो उसमें हमको ऐसी चीज़ें मिली हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स, सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं? समय के साथ में जो इकाइयों की ये कई सारी प्रणालियां हैं, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकसित हुई। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। लेकिन जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना शुरू करा तो इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो गई। दिस लेड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई इससे कई सारे देश साथ में आए और इन्होंने मापने की एक कह सकते हो एक नई प्रणाली को इन्होंने अडाप्ट करा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रणाली को अडाप्ट करा कि भाई अब सब लोग इसी यूनिट्स का यूज़ करके, इसी इकाइयों का यूज़ करके अपनी माप निकालना। ठीक है, देखो किसी जगह पे लोग बालिश से नाप निकालते, कहीं पे मुट्ठी से निकालते, कहीं पे हाथ से निकालते। ठीक है, अब जब वो किसी और जगह जाते तो देखते कि अरे यहाँ तो नाप दूसरी तरीके से ली जा रही है, तो इस वजह से क्या होती, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कई सारे देश साथ में आए और उन्होंने कुछ इकाइयों को निर्धारित करा कि भाई इन इकाइयों को अब सभी लोग यूज़ करेंगे। ठीक, और ये इकाइयाँ जो हैं ये हर जगह के लिए एक सी हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट। जिस यूनिट का मतलब जिस इकाई प्रणाली का अब हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर एसआई यूनिट। ठीक है, चलो। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लंबाई की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इट्स सिंबल इज एम। इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है वो क्या है? एम है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। फिगर 5.2 जो कि आपके इसी पेज में साइड में बना हुआ है,
इसमें आपको एक मीटर स्केल दिख जाएगी। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स, ईच डिविजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। जो 1 मीटर होता है वो 100 बराबर खंडों में बांटा जाता है और इस हर एक खंड को हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। आप मीटर स्केल के छोटे से हिस्से से आप फेमिलियर होगे, मतलब आपने जो छोटा सा हिस्सा है मीटर स्केल का उसको देखा होगा। टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग शोन इन फिगर 5.3। ये हमारी 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जिन स्केलों का हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्कूलों में जो 15 सेंटीमीटर की होती हैं वो किसका हिस्सा है, वो हमारी मीटर स्केल का ही हिस्सा है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे ना मीटर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो होता है m। ठीक है, और एक मीटर के अंदर 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, तो आप सभी के पास में स्केल होगी। ठीक है, उस स्केल में आप देखना मेरे नंबर पढ़ोगे ऐसे 0 और फिर 10 छोटी छोटी लकीरें और फिर यहाँ पे 1 लिखा होगा। तो 0 1 के बीच की जो दूरी है ना, ये मेरी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है आपके स्केल में, जो ये दो नंबरों के बीच का फासला है ये आपका 1 सेंटीमीटर होता है। और ऐसे ही एक एक करके 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर पूरा बनता है। ठीक है ना, चलो लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है ये वाली, ये देखो 15 सेंटीमीटर की है कि नहीं है, 0 से स्टार्ट है 15 पे ख़त्म है। इसको ध्यान से देखो। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई कोई भी जो ये दो बड़े नंबर हैं इनके बीच में ये जो आपको लंबाई दिख रही है कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो 1 सेंटीमीटर वाले हिस्से हैं इनको देखो 10 और छोटे छोटे पार्ट्स में, 10 और छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। The length of one of these smaller parts is called a millimeter। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो लेंथ है हमारी इन स्मॉलर पार्ट की, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। तो देखो ये क्या है, मेरा 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको ये जो नन्ही नन्ही लाइनें दिख रही ना, इनके बीच की जो दूरी है ये मेरी 1 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक, देखो इससे ना हमको एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो स्केल है उस पर सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, मिलीमीटर की होती है। ठीक है, 10 मिलीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान देना। 10 मिलीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। जो ये नंबरों के बीच में आपको 10 लाइनें खींची दिख रही हैं, ये एक किसके बराबर है, इनके जो 2 लाइनें इनके बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है, मिलीमीटर के बराबर है। तो ऐसे ही 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। और ये जो आप सेंटीमीटर देख रहे हो, ऐसे 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मीटर बनाएंगे। ठीक है, 1 millimeter is the smallest value of the length that you can measure using this scale। 1 मिलीमीटर क्या कह रहा है, जो भाई 1 मिलीमीटर होती है ये सबसे छोटी वैल्यू होती है लंबाई की, जिसको कि आप इस स्केल का यूज़ करके माप सकते हो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। जो 1 मिलीमीटर होता है वो मेरे 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ तो उसका जो एक हिस्सा होगा, मतलब उन 10 बराबर हिस्सों में का जो एक हिस्सा होगा वो मेरे 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ तो उन 10 बराबर हिस्सों में का एक हिस्सा मेरे 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से भाई हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो मेरे 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलो फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ यानी कि लंबी लंबाई को नापने के लिए वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड अ किलोमीटर, km। हम एक बड़ी इकाई का यूज़ करते हैं जिसको कि हम किलोमीटर यानी कि km कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स,
जो कि मेरे 1000 मीटर के बराबर होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स। और जो छोटी इकाइयाँ होती हैं और जो छोटी लंबाइयाँ होती हैं उनको नापने के लिए हम लोग छोटी इकाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर हो गया। ठीक है ना। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी है तो उसको हम किलोमीटर में नापेंगे। जैसे कि मान लो डिस्टेंस आपके घर और आपके स्कूल का ले लो, तो उसको आप लोग किलोमीटर में नापोगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आप ना अपने पूरे बेड की जो भी आपका बिस्तर है उसकी पूरी लंबाई निकालो, तो उसको आप लोग मीटर्स में निकालोगे। अब और छोटे पे आ जाओ, मैं कहता हूँ कि आपकी एक उंगली कितनी लंबी है, अगर आपको इसकी मेजरमेंट निकालनी हो तो आप किस में निकालोगे, सेंटीमीटर्स में निकालोगे। या फिर अब और नहीं पीछे आ जाओ, मैं कहता हूँ आपका नाखून कितना बड़ा है, तो अब आप मिलीमीटर का यूज़ करोगे। ठीक है। तो हमें अलग अलग लंबाई को नापने के लिए अलग अलग यूनिट यानी अलग अलग इकाई की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा बड़े के लिए किलोमीटर, उससे छोटे के लिए मीटर, उससे छोटे के लिए सेंटीमीटर, उससे छोटे के लिए मिलीमीटर। ठीक ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो एक बार फिर से मैं सारे यूनिट्स की वैल्यू आपको रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे बड़ी हो जाएगी मेरी किलोमीटर, 1 km। 1 किलोमीटर में होता है मेरा 1000 मीटर। ठीक है। 1 मीटर में मेरा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में मेरे क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक। चलिए, वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ सच एज द लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 cities, और टू मेजर स्मॉलर लेंथ सच एज अ थिननेस ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक? देखो बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई क्या जो लार्जर लेंथ होती हैं, जो लंबी लंबाइयाँ होती हैं, क्या उसको मीटर से नापना सही होगा? जैसे कि मान लो 2 शहरों के बीच में कितनी पटरी बिछी है, कितनी रेलवे ट्रैक बिछे हैं, क्या इसकी लंबाई को हम लोग मीटर से निकाल सकते हैं? और साथ ही में क्या जो छोटी छोटी मेरी लेंथ होती हैं, जैसे कि पेज की मोटाई, क्या इसको हम लोग मीटर से निकाल सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए दूसरे यूनिट का यूज़ मतलब हम लोग करते हैं। अगर बड़ी है, अगर मान लो यूनिट जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा क्या है, लंबाई मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए बड़ी यूनिट्स का यूज़ करना है। अगर मेरी लंबाई छोटी है तो उसके लिए छोटी यूनिट्स का यूज़ करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इन सम स्केल यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। कुछ स्केल में हो सकता है आपने एक और स्केल मार्किंग देखी हो इस प्रकार से। देखो यहाँ पे मिलीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर होते हैं पता है ये किसके होते हैं? यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, क्या आपको पता है ये कौन से यूनिट के होते हैं? तो ये होते हैं इंचेस के। किसके होते हैं? इंचेस के। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस वेयर 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो मार्किंग होती है किसकी होती है? इंचेस की होती है, जहाँ पे 1 इंच मेरे 2.54 सेंटीमीटर, आम भाषा में कहें तो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इन अर्लियर डेज यानी शुरुआती दिनों में यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। जो इकाइयाँ हैं जैसे कि इंच और फुट, इनका इस्तेमाल किया जाता था लंबाई को नापने के लिए। These units are still used by some people, और इन इकाइयों का, इन यूनिट्स का आज भी कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, इनके बीच में बातचीत चल रही है, तो चलो देख लेते हैं ये लोग क्या बतिया रहे हैं आपस में। सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन। बच्चा क्या कह रहा है कि भाई मान लो हम लोग एक बार फिर से जो टेबल की लंबाई है उसको नापते हैं, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल। लेकिन इस बार हम लोग मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। विल आर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? क्या हमारा जो रिजल्ट है क्या अब वो डिफरेंट होगा? तो अब वो डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल क्या है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड, कह सकते हो जो मीटर है ये क्या है हमारी, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और स्टैंडर्ड यूनिट बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नापे जाने पर इनकी जो मेजरमेंट है वो अलग अलग ना आए बल्कि वो सेम आए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये देखो यहाँ पे बच्ची बता भी रही है, नो बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। बच्ची कह रही नहीं, लेकिन उससे पहले हमको स्केल से कैसे सही माप लेते हैं ये सीखना होगा। तो चलो भाई सीख लिया जाए।
करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, यानी कि लंबाई नापने का सही तरीका। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। क्या कह रहे हैं, किसी भी लंबाई को मापने के लिए हमें एक सही स्केल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आप अपने पेंसिल की लंबाई को नापना चाहते हो, यू मे यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल, तो आपको 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल आती है उसका आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली, इसी प्रकार से, इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर कमरे की हाइट यानी कमरे की ऊंचाई नापनी है, यू मे नीड अ मीटर स्केल, तो आपको इसमें मीटर स्केल या फिर मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ सकती है। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द ग्रिथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। क्या कह रहे हैं कि भाई आप सीधे किसी भी पेड़ की जो चौड़ाई है उसको और अपने सीने की चौड़ाई को, अपने सीने के साइज को आप मीटर स्केल से सीधे नहीं नाप सकते हो। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज अ टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल, और ऐसे मेजरमेंट के लिए, ऐसे माप के लिए जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होती हैं, फ्लेक्सिबल यानी कि ऐसी मेजरिंग टेप जो कि आराम से मुड़ सकें, ठीक है, जैसे कि टेलर की जो टेप नहीं होती, इससे टेलर नाप निकालता है, वो सही रहती हैं ज़्यादा। वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, जब भी हम लोग माप निकालते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। वॉट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, पहला बिंदु क्या है कि भाई सही तरीका क्या है स्केल को रखने का। प्लेस द स्केल इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग इट लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4, जैसा फिगर 5.4 में दिखाया हुआ है, आपको जो स्केल है वो उसकी लंबाई के साथ में रखनी है, मतलब ऐसे सीधे रखनी है। ऐसे आड़ी टेढ़ी करोगे तो गलत हो जाएगा, तो हमको कैसे रखनी है, ऐसे सीधे रखनी है स्केल को। आड़ी टेढ़ी रखोगे तो आड़ा टेढ़ा आंसर भी आएगा आपका। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई वाइल रीडिंग द स्केल, क्या कह रहे हैं कि भाई आँख की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी आँख आपकी कहाँ होनी चाहिए सही स्केल को रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल बाय अलाइंग इट विद अ स्केल, अगर आप पेंसिल की लंबाई नापना चाह रहे हो उसको स्केल के साथ लगाकर, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, तो आपकी जो आँख है उसकी पोजीशन पेंसिल की नोक के एकदम ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको, आपकी जो आँख है कहाँ होनी चाहिए, बी वाली पोजीशन पे ऐसे होनी चाहिए, ए पे नहीं, सी पे नहीं। ए देखोगे तो आगे की मेजरमेंट दिख जाएगी, सी देखोगे तो पीछे की मेजरमेंट दिख जाएगी, बी देखोगे तो ही आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम सही मेजरमेंट मिलने वाली है। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ स्केल आर ब्रोकन, क्या कह रहा है कि भाई हम लंबाई को कैसे नाप सकते हैं, कैसे माप सकते हैं अगर मेरे स्केल के जो कोने हैं, अगर मेरे स्केल के जो हिस्से हैं वो मेरे क्या हैं, टूटे हुए हैं। इफ़ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्क्ड इज नॉट क्लियर, अगर जो अंत हैं स्केल के वो टूटे हुए हैं या फिर जो जीरो की मार्किंग है वो साफ नहीं है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट, तब भी हम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं माप निकालने के लिए। विथ सच अ स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क्स ऑफ द स्केल, आपको ऐसी स्केल में कोई भी जो, जहाँ पे आपको फुल मार्क दिख रहा हो, फुल पूरा नंबर दिख रहा हो, उसको आपको क्या करना है, ले लेना है। से 1 सेंटीमीटर, मान लो मेरी एक स्केल है जिसमें जीरो टूट रखा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे 1 से सीधे, जीरो की वजह 1 से सीधे, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से ले लो, ठीक है, और फिर यहाँ तक की लंबाई निकाल लो, तो ये कितनी हुई, एक तो पूरी 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट कितनी डंडी, 1 2 3 4, यानी 10.5 मिलीमीटर। अच्छा, मैंने जो नाप है कहाँ से निकाली थी, 1 सेंटीमीटर से निकाली थी, मतलब ये जीरो से तो है नहीं, है कि नहीं, कहाँ से, 1 सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर आगे से, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस 1 को माइनस कर देना है, 1 को माइनस कर देना, तो माइनस करोगे आंसर आएगा आपका 9.4 सेंटीमीटर, क्या आएगा, 9.4 सेंटीमीटर, और वो है इस पेज की मेरी लंबाई, ठीक। तो अगर आपके जो एंड्स हैं स्केल के, जो किनारे हैं, अगर जो अंत हैं वो टूटे हुए हैं, तो आप ऐसे करके भी इनसे नाप सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है पूरी।
हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर लेंथ। क्या कह रहे हैं, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है, वो लंबाई को कैसे नापते हैं। दे यूज द स्केल विथ रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। वो स्केल का यूज़ कैसे करते हैं, वो ऐसी स्केल का यूज़ करते हैं जिसमें क्या होती है, जो मार्किंग्स होती हैं वो रेज होती हैं, यानी कि वो उभरी होती हैं, जिसको छूकर वो महसूस कर पाते हैं कि कौन सा मेरा नंबर है और सही मेजरमेंट वो निकाल पाते हैं। एक्टिविटी 5.1 लेट अस मेजर। सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू सच एज अ comb, अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेजर टू मेजर दियर लेंथ। क्या कह रहे हैं, आपको अपने आसपास के कुछ चीज़ों को क्या करना है, लेना है, जैसे कि कंघी हो गई, पेंसिल हो गई, पेन हो गई, रबड़ हो गई, इनको आप ले लीजिए और इनकी आप क्या करिए, जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको मापिए। मेजर दियर लेंथ 1 by 1, इनकी जो लंबाई है उसको एक एक करके मापिए। यूज़ आ मीटर स्केल, जो मीटर स्केल होती है 15 सेंटीमीटर वाली, उसका यूज़ कर लेना। एंड नोट डाउन द मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट है मतलब जो भी माप है उसको आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, पहले लिख लो कॉम, ठीक है, मान लो कॉम है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 cm ऐसे लिख दो। ठीक, इस तरीके से आपको ये टेबल पूरी फिल कर लेनी है। While writing the length, do not forget to write the unit also। क्या कह रहे हैं, जब लंबाई लिखो तो उसकी यूनिट लिखना मत भूलना। Thus your result will consist of 2 parts, one part is number and the other part is the unit of the measurement। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, दोनों पार्ट्स को लिखना होगा, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है उसके क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में लिखा होगा नंबर और दूसरे में यूनिट। ठीक है, बहुत ही देखो, जब भी आप लंबाई लिखते हो, किसी की भी लंबाई, किसी की भी चौड़ाई, कुछ भी लिख रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर के बगल में यूनिट जरूर लगाओ। मान लो आपने 5 लिख दिया, अब भाई 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब तो 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 मिलीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं है। तो आपको यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिन यूनिट के हमको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ की बात की जा रही है। Some of your friends in the class would have measured the length of the same object। क्या कह रहा है कि आपके क्लास में जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने सेम ऑब्जेक्ट की हो सकता है लेंथ क्या करी हो, मेजर करी हो, यानी नापी हो। कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। आपने जिन चीज़ों की लेंथ यानी कि लंबाई मेजर करी है उसको आप अपने दोस्त की लंबाई से उसकी क्या करिए, तुलना करिए। आर दी मेजर्ड लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट। क्या जो लंबाई आपने मेजर करी है क्या वो एक सी है या फिर वो थोड़ी सी अलग है। इफ़ नॉट सेम डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अगर सेम नहीं है, अगर एक सी आपकी और आपके दोस्त की लंबाई जो आपने नापी है वो एक सी नहीं है, तो अपने दोस्त के साथ में चर्चा करिए कि भाई क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इनमें फ़र्क आया है। चलो यहाँ पे भाई एक और फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। Unit of length such as kilometer, meter, centimeter and millimeters begin with a lowercase letter except at the beginning of a sentence। क्या कह रहे हैं कि भाई जो यूनिट्स होती हैं किसकी, लेंथ की, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इनकी शुरुआत लोअर केस लेटर से यानी कि छोटे वाले ABCD से होती है। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो किलोमीटर तो मैं ऐसे बड़ा वाला K और ऐसे छोटा वाला M किसी यूनिट के बाद में नहीं लिखूंगा, सॉरी किसी नंबर के बाद में नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, छोटा वाला K और छोटा वाला M। हाँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ये आ रहा हो तो आप K को बड़ा कर सकते हो, नहीं तो ये आपका छोटा ही रहेगा। देयर सिंबल्स KM, M, CM एंड MM आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स। जो इनके सिंबल्स होते हैं कौन से, किलोमीटर के, मीटर के, सेंटीमीटर के, मिलीमीटर के, ये भी लोअर केस में ही लिखे जाते हैं। एंड आर नेवर फॉलोड बाय एस, और इनके बाद में एस जो कि प्लूरल के लिए लगता नहीं, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेस, बुक का बुक्स, इस एस का कभी भी यूज नहीं करा जाता है। नोट दैट आ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो फुल स्टॉप होता है वो कभी भी सिंबल के बाद नहीं लगता। मतलब अगर ऐसे लिखा है 5 किलोमीटर्स तो इसके बाद में ऐसे फुल स्टॉप मत लगाना, ये नहीं लगता है। ठीक, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपका सेंटेंस का अंत हो रहा हो। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड यूनिट। और जब भी आप लेंथ को लिखो तो नंबर यानी कि संख्या और यूनिट यानी कि इकाई के बीच में थोड़ी जगह रखो।
मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो अब हम लोग कर्व्ड लाइन यानी कि मुड़ी हुई रेखा की लंबाई को नापने वाले हैं। अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्चेस ऑफ द वरामदा ऑफ देयर हाउस एज शोन इन फिगर 5.7 फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम। मतलब घर में कोई सेलिब्रेशन यानी घर में कोई कार्यक्रम होना है, कोई उत्सव मनना है, तो उसके लिए अनीश और उसके माता पिता ने जो झालर होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट है, इसको हम लोग झालर बोलते हैं, उसको क्या करा है, उसको अपने आर्चेस पे इस तरीके से, इनको आर्चेस बोलते हैं, इस तरीके से क्या करा है, सजा दिया है। ठीक है। हाउ वुड यू हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लगाने के लिए इन स्ट्रिंग लाइट यानी कि ये जो है झालर कितनी चाहिए होगी, यानी कितनी इसकी लंबाई चाहिए होगी, उसका कैसे इन्होंने मेजरमेंट यानी कि माप निकाला होगा। In the case of a curved line, measurement can be made with the help of a flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure 5.8। क्या कह रहे हैं कि भाई कर्व लाइन यानी जो मुड़ी हुई लाइनें होती हैं उनके मेजरमेंट के लिए, उसके माप के लिए हम लोग जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होती है यानी कि जो आराम से मुड़ने वाली टेप होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धागे का कैसे इस्तेमाल करोगे अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखो धागे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना। मान लो ये इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन बना दी, मैं कह रहा हूँ उसकी लंबाई निकालो, तो कुछ मत करो, धागे का एक हिस्सा यहाँ रखो, ठीक है, और ये जो डिज़ाइन है ना इसके ऊपर ऊपर धागा लेके चलो, ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर ऊपर ऐसे धागा लेके चलो, ठीक, अंत तक ले जाओ, आखिरी तक, एंड तक इसको ऐसे करके ले जाओ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस धागे को यहाँ से बांध देना है या फिर तोड़ देना है इसको, मतलब इस धागे को अब आप सीधा करिए और अब जो सीधी वाली स्केल है उसको रख के निकाल लो। हुआ कि नहीं हुआ, आसान, आसान हुआ ना। तो भाई कर्व लाइंस को मेजर करने का यही तरीका होता है। कोई भी एक धागा ले लो, उसको पहले आप जहाँ जितनी भी जो लेंथ है, जैसा भी जो कर्व एरिया है उस पर रख लो, फिर उसको सीधा करो और फिर उसकी मेजरमेंट निकाल लो। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर यूजिंग आ मीटर स्केल। वही कह रहे जो भी मैंने आपको समझाया है। डिस्क्राइबिंग पोजीशंस। डिस्क्राइबिंग पोजीशन। One day the teacher informed her students that she has planned an educational visit to a nearby garden। क्या इसका मतलब, एक दिन जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को इन्फॉर्म करती हैं, उनको बताती हैं कि टीचर ने एक विजिट प्लान करी है इनके करीब के बगीचे के लिए। She asked the students to reach there directly in the morning। वो बच्चों से कहती हैं कि वो सीधे सवेरे वहीं पहुँचे। Deepa and her friends started discussing whether the garden would be closer than their school or farther। दीपा और जो उसके दोस्त हैं वो डिस्कशन करने लगते हैं किस बात पे, इस बात पे कि जो बगीचा है क्या वो स्कूल से पास है या फिर वो स्कूल से दूर है। ठीक है, मतलब जो बगीचा है क्या वो स्कूल से ज़्यादा पास है या फिर स्कूल से वो ज़्यादा दूर है। तस्नीम एंड पद्मा सेज दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम और पद्मा ये कहते हैं कि जो बगीचा है वो ज़्यादा पास होगा। वाइल दीपा एंड अनीश फील दैट स्कूल वुड बी क्लोजर। जबकि जो दीपा और जो अनीश हैं इनको ऐसा लगता है कि जो स्कूल है वो ज़्यादा पास है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। हरदीप को ये लगता है, हरदीप ये सोचता है कि भाई दोनों ही बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये बस स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे गार्डन है, ये पद्मा का घर है जो कि गार्डन के करीब है, फिर तस्नीम का घर है, फिर इधर हरदीप का है, अनीश का है, दीपा का है और ये स्कूल। तो देखो स्कूल के करीब किसका, अनीश और दीपा का घर है। ठीक है, गार्डन के करीब पद्मा और तस्नीम का घर है, जबकि हरदीप का घर बीच में पड़ रहा है। जो हरदीप का घर है वो एकदम बीच में पड़ रहा है, किसके, स्कूल और गार्डन के, 1 2 3 1 2 3, हाँ बीच में पड़ रहा है। हु डू यू थिंक इज करेक्ट। आपको क्या लगता है कौन सही है। तो भाई अभी हमने इमेज देख के इस चीज़ पे डिस्कशन कर लिया है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, देन वाई देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई सभी जो बच्चे थे ऊपर वो सारे ही करेक्ट थे, लेकिन
तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग क्यों है? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल एंड द गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। ये जो बच्चे हैं, ये जो दूरी है स्कूल और बगीचे की, इसको अपने घर से लोकेट कर रहे हैं। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट, से द बस स्टेशन, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन सेम। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर इसके बजाय, यानी कि अपने घर से स्कूल और गार्डन की लोकेशन देखने की बजाय, अगर बच्चे किसी फिक्स ऑब्जेक्ट या फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखते, जैसे कि मान लो बस स्टेशन से, तो सभी की ऑब्जर्वेशन क्या होती? सेम होती। क्योंकि फिर बच्चे यही कहते हैं ना कि भैया बस स्टेशन से 1 2 3 4 5 6 घर छोड़ के गार्डन है कि नहीं? सही बच्चे यही कहते हैं। फिर व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि जब भी जो हमारी दूरी है वो किसी फिक्स बिंदु से या फिर किसी फिक्स चीज से क्या करी जाती है? ली जाती है, तो उस फिक्स जो पॉइंट है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट कोई भी आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो आप जिस फिक्स पॉइंट से, जिस फिक्स जगह से आप उसकी दूरी ले रहे हो, वो उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। बस मतलब दूरी ली आपने और दूरी जिस पॉइंट से ली है वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, खत्म कहानी। A few days later, Hardeep tell his friend excitedly, "Let us all go to the playground." कुछ दिन बाद जो ये हरदीप है वो अपने दोस्तों को बड़े एक्साइटेडली, मतलब बड़े जोश और उत्साह के साथ में कहता है, चलो भाई प्लेग्राउंड चलते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर wants us to help her to draw lines with चूना पाउडर। जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो हम लोग की मदद चाहती हैं, किसमें? ग्राउंड पे चूना पाउडर से लाइन खींचने में। फॉर मेकिंग दी कबड्डी कोर्ट फॉर द स्पोर्ट्स डे, मतलब स्पोर्ट्स डे के लिए कबड्डी का जो कोर्ट होता है वो बनाना है, और उसके लिए टीचर को हमारी हेल्प चाहिए लाइंस को खींचने के लिए। पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप। पद्मा क्या कह रही कि भाई हमको लंबे मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। चलो इसको स्पोर्ट्स रूम से लेते हैं। दीपा, अब दीपा क्या कह रही है? लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्राइंग दी लाइन। दीपा क्या कह रही कि चलो भाई पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से बिंदु से जो ये दूरी है इसको मेजर करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेट अस कॉल दिस आर रेफरेंस पॉइंट। चलो इसको हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, तो इन लोगों ने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया है, मतलब जो भी इन्होंने दूरी नापनी शुरू करी वो यहाँ से शुरू करी, ठीक है, और ये इनका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। और इसके मतलब जैसे इन्होंने दूरी करी थी, ली थी, वैसे वैसे इन्होंने चौक बिछा के क्या करी? लाइन बना ली। आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ दिन बाद में जो पद्मा है वो बस से कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। वो दिल्ली पहुँचने को बहुत ही ज़्यादा आतुर है और सड़क के किनारे आने वाले जो किलोमीटर स्टोन जिन पे दूरी लिखी होती है उसको वो पढ़ रही है। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स इट वॉज रिटन दिल्ली 17 किलोमीटर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई 1 किलोमीटर स्टोन पे लिखा हुआ था दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर्स। थोड़ा आगे बढ़ने पे उसको क्या मिला? जो अगला किलोमीटर स्टोन मिला उस पे लिखा हुआ था दिल्ली 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट्स टू हर दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। क्या कह रहे हैं कि भाई हर जो किलोमीटर, जितने भी ये किलोमीटर स्टोन्स थे, ये इंडिकेट कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के करीब पहुंच रही है। These kilometer stones indicate her distance from Delhi, so Delhi is reference point in this situation. क्या कह रहे हैं कि भाई, अच्छा हाँ,
क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि ये जो किलोमीटर स्टोन्स हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, ये दिल्ली से उस पत्थर तक की दूरी दर्शा रहे हैं। यहाँ पे जो दिल्ली है उसको क्या लिया गया है, रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। मतलब दिल्ली से पत्थर के बीच की दूरी तो उस पत्थर पे लिखी कि नहीं लिखी है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ दिल्ली। ठीक। वॉट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट, ये जो ऐसे किलोमीटर स्टोन्स होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, तो ये आने वाला जो करीबी शहर होता है उसका नाम दर्शाते हैं कि इतनी दूरी पे करीबी शहर है। हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन, पद्मा ने ये कैसे निष्कर्ष निकाला कि वो अपने जो डेस्टिनेशन है, मतलब इसका जो गंतव्य है उसके करीब पहुंच रही है। तो भाई जो घटती हुई डिस्टेंस है उसको देखकर इसने ऐसा अंदाजा करा होगा। ठीक है। इफ द किलोमीटर स्टोन्स रीड दिल्ली 70 किलोमीटर्स एज शोन इन फिगर 5.13, वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। अगर किलोमीटर स्टोन्स पे ये लिखा है कि भाई दिल्ली 70 किलोमीटर, जैसा कि हमें फिगर 5.13 में दिख रहा है, तो ये हमको ये बताता है कि जो पद्मा की पोजीशन है वो दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। When the kilometer stones reach Delhi 60 kilometers, the position of Padma is at 60 kilometers from Delhi. जब जो किलोमीटर स्टोन है उस पे लिखा है दिल्ली 60 किलोमीटर, मतलब जो पद्मा की पोजीशन है वो दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? क्या इसका मतलब ये है कि जो पद्मा की पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट जो दिल्ली ले रखा है उसके हिसाब से बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है भाई। पद्मा आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, तो उसका मतलब उसकी जो पोजीशन है पद्मा की वो तो चेंज हुई है कि नहीं। When does the position of an object change with respect to a reference point? क्या कह रहे हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कब चेंज होती है, तो वो तब चेंज होती है जब वो रेफरेंस पॉइंट से दूर आना स्टार्ट होता है या फिर उसके करीब आना स्टार्ट होता है। तो हम कहते हैं कि हाँ वो जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है। कब चेंज आएगा, तब चेंज आएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उससे दूर आने लगेगा या करीब जाने लगेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भैया जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या आ रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? क्या ये तब बदलता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो? बिल्कुल। विदाउट मूविंग यानी बिना मूव करे आप भला कैसे आगे पीछे जा सकते हो। चलिए मूविंग थिंग्स 5.6, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस एक्सप्लोर। देख लेते हैं इस एक्टिविटी के अंदर क्या है। लुक अराउंड and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest। क्या कह रहा है, अपने चारों तरफ देखो और 5 ऐसे चीज़ों की सूची बनाइए जो कि गति में है और 5 ऐसी चीज़ों की सूची बनाइए जो कि रेस्ट हैं यानी कि रुके हुए हैं। तो भाई अभी धीरे धीरे पंखा जो है वो ऊपर चल रहा है। ठीक है। साथ ही में मैं जिस बेड पे अभी बैठा हुआ हूँ ये बेड रुका हुआ है। ठीक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे आसपास जो कि चल रही हैं और रुकी हुई हैं। ठीक, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3, जो ये टेबल है 5.3 इसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखिए। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और इन रेस्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई इस बारे में सोचो कि आपने कैसे डिसाइड करा कि कोई भी जो चीज़ है वो रुकी हुई है या फिर गति में है। राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन इन टेबल 5.3। क्या कह रहे हैं कि आपका जो भी इस चीज़ को लेकर जस्टिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है उसको आप इस टेबल में लिखो। ठीक है, तो ये आप टेबल में लिख सकते हो। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन। हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। क्या कह रहे हैं कि आपने जो जस्टिफिकेशन लिखा है, आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको आप कंपेयर करिए, साथ में एनालाइज करिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो मोशन में है यानी कि गति में है या फिर रुकी हुई है। An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर समय के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव आता है,
अगर समय के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव आता है उसके रेफरेंस पॉइंट से, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन यानी कि गति में है। अगर इसको मैं आम भाषा में समझूं तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट यानी कि जो भी मेरा फिक्स पॉइंट है उससे जो भी मेरे दूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक, वो या फिर तो बढ़ रही है या फिर तो वो घट रही है। मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तभी तो बढ़ घट रही होगी कि नहीं बढ़ घट रही है, और समय के साथ में वो क्या है, बढ़ घट रही है, तो मैं कहूँगा कि वो चीज़ मोशन में है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये है कि भाई कोई मेरा रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से किसी दूरी पे कोई चीज़ रखी है, वो चीज़ के मतलब उस चीज़ की पोजीशन में समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है, वो बढ़ रही है घट रही है, मतलब बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है घट रही है, कुछ हो रहा है, तो कहेंगे वो चीज़ मोशन में है। ठीक। If an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be at rest. उसका जस्ट अपोजिट क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि समय के साथ साथ अपनी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं ला रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि अपने रेफरेंस पॉइंट से यानी कि फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी पे रखा है, समय बीत रहा है लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक, तो हम कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है बस। मोशन में कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? वो ऑब्जेक्ट होंगे जो कि अपने रेफरेंस पॉइंट से समय के साथ साथ में क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, मतलब उनमें हलचल हो रही है तो मोशन हो गया, और जो रखा हुआ है जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही, जो कि अपनी पोजीशन पे लगा हुआ है, जो कि रेफरेंस पॉइंट के ना ही करीब जा रहा है दूर जा रहा है, समय बीत रहा है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो वो रेस्ट में है बस। सीधी सी चीज़ है, ऐसे समझ लो। चलो तो यहाँ पे फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है? दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। दीपा ने अपने बस में देखा और एक चीज़ नोटिस करा कि सभी पैसेंजर्स क्या हैं, बैठे हुए हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन, उसने फिर से देखा, आफ्टर अ मिनट, एक मिनट बाद, एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स, और उसने ये पाया कि जो लोग हैं वो अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं अब भी। शी वंडर्ड, वो सोचने लगी, आर दे मूविंग, अब वो सोच रही कि क्या ये लोग मूव कर रहे हैं। शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि समय के साथ में जो यात्री उस बस के अंदर हैं उनकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट, इसीलिए वो जरूर रेस्ट पे हैं, मतलब वो रुके हुए हैं। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देखती है, शी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो लोग गति कर रहे हैं यानी कि हलचल कर रहे हैं। एज देयर पोजीशंस वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड, क्योंकि बाहर की चीज़ों के हिसाब से उनकी जो पोजीशन है उसमें बदलाव आ रहा है। द रेफरेंस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये चीज़ निश्चित करने में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है यानी कि स्थिर है या फिर मोशन में है यानी कि गति कर रहा है। इफ दीपा कंसिडर हर सेल्फ और द बस एज द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर्स वर एट रेस्ट, अगर दीपा खुद को या फिर बस को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेती है तो जो पैसेंजर हैं वो रेस्ट पर हैं। हाउएवर इफ शी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, से अ बिल्डिंग, as a reference point, then the passengers and the bus were in motion. अगर दीपा जो है वो बाहर किसी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेती है, मान लो किसी बिल्डिंग को, तो इस कंडीशन में जो बस है साथ ही में जो पैसेंजर्स हैं वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि भाई यहाँ पे एक ही पॉइंट ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ डिसाइड करने में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट कर रहा है यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, सपोज, एक सेकेंड, सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी। क्या कह रहे हैं भाई, मान लीजिए आप किसी शिप से ट्रैवल कर रहे हो जो कि शांत समंदर के ऊपर सीधी रेखा में एक निर्धारित रफ्तार के साथ में क्या कर रही है, जा रही है। सपोज देयर इज नो विंडो ऑन द शिप, मान लो जहाज पे कोई भी खिड़की नहीं है। Is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary?
क्या कोई तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि जो शिप है क्या वो मूव कर रही है, यानी कि क्या वो आगे बढ़ रही है या फिर रुकी हुई है। ठीक है, तो सोचो अगर कभी आप ऐसी कंडीशन में हुए तो क्या आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि जो शिप है वो चल रही है या फिर रुकी हुई है? बताओ, लगा पाओगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें टाइप ऑफ मोशन, यानी कि अब हम लोग जो ये गति है, जो ये हलचल है, इसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 5.3, इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, कौन सी? 5.3। लेट अस एक्सप्लोर, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ऑब्जर्व इट मोशन। क्या कह रहे हैं? कोई रबड़ लो और उसको कुछ दूरी से गिरा दो। ठीक है, रबड़ में जो मोशन हुआ उसको आप ऑब्जर्व करिए, यानी उसको आप देखिए। डज इट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन? जो रबर है क्या वो स्ट्रेट लाइन में आई? बिल्कुल भाई, आपने ऊपर से छोड़ दिया, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आके गिरेगी। When an orange drops from the tree, does it move in a straight line? जब कोई संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है? बिल्कुल आता है। Have you seen a Republic Day parade? क्या आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी है? बिल्कुल देखी है। उसमें जो सिपाही होते हैं किस में चलते हैं? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में चलते हैं। Recall the march past of student during the parade. परेड के दौरान जो बच्चों की मार्च पास्ट है उसको याद करो। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? क्या वो सीधी रेखा के रास्ते पे चलते हैं? व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड इट मे ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जब किसी हैवी डिब्बे को धक्का दिया जाता है तो वो भी शायद स्ट्रेट लाइन में चले। फिगर 5.14 इसमें कह रहे हैं, ये देखो बच्चा डब्बा धक्का दे रहा है, रबड़ गिरा रहे हैं यहाँ से, है कि नहीं? और यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन में बच्चे चल रहे हैं और साथ ही में संतरा पेड़ से गिर रहा है। When an object move along a straight line, its motion is called linear motion. क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ सीधी रेखा में चलती है तो हम कहते हैं कि ये कौन सा मोशन है? ये हुआ लीनियर मोशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ सीधी रेखा में चल रही है तो ये कौन से प्रकार का मोशन हुआ? ये हुआ लीनियर मोशन। ठीक, आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में ऐसे लीनियर मोशन को आप आइडेंटिफाई करिए, मतलब पहचानने की कोशिश करो। तो भाई कोई सीधी सड़क है, उस पर गाड़ी जा रही है, लीनियर मोशन हो गया, है कि नहीं? और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सीधे जाती हैं, जैसे कि मान लो बंदूक है, उससे गोली चली, गोली सीधे जाती है, ये भी लीनियर मोशन हो गया, है कि नहीं? चलिए, बट डू थिंग ऑलवेज मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन? लेकिन क्या जो चीज़ें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में जाती हैं? जवाब है नहीं। जो चीज़ें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में नहीं जाती हैं। यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग एंड मैरी गो राउंड। क्या कह रहा है कि भाई आपने जो स्विंग होता है, यानी कि जो झूला होता है, और जो मैरी गोल्ड राउंड होता है जो कि गोल गोल घूमता है, आपने उस पर खेलना ज़रूर इंजॉय करा होगा, शायद इंजॉय करा होगा। आर दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर? क्या ये जो इस प्रकार के मोशंस हैं क्या ये भी लीनियर हैं, यानी ये भी क्या सीधी लाइन में हो रहे हैं? एक्टिविटी 5.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट, टाई अ रबर और अ पोटैटो एट वन एंड ऑफ अ थ्रेड। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक रबर को या फिर एक पोटैटो यानी कि आलू को धागे के एक किनारे पे बांधना होगा। होल्ड दी अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड। जो धागे का दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो किनारा है, उसको अपने हाथ से पकड़िए एंड व्हर्ल इट, और उसको जोर जोर से घुमाइए। ऑब्जर्व इट मोशन, उसका जो मोशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। इज द मोशन ऑफ इरेजर द सेम एज दैट ऑफ मैरी गो राउंड? क्या जो रबड़ का मोशन है वो मैरी गो राउंड जैसा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या कह रहे हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी जो मेरी वस्तु है वो किसी सर्कुलर पाथ यानी कि वो ऐसे गोल रास्ते में ट्रैवल करती है तो इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। जब भी कोई भी चीज़ ऐसे गोल रास्ते में ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं कि वो उसमें कौन सा मोशन हो रहा है? उसमें हो रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये देखो, ये है सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है मेरी एक्टिविटी 5.5। क्या कह रहा है? टाई अ इरेजर और पोटैटो एट वन एंड ऑफ अ थ्रेड, हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टडी
यूज द अदर हैंड, टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज इट। देखो क्या कह रहे हैं भाई, रबड़ को आपको धागे से बांधना है, फिर रबड़ को एक तरफ ऐसे लेके जाओ और छोड़ दो। तो आप क्या देखोगे कि जो रबड़ है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है कि नहीं। वहीं झूले पे कोई बच्चा बैठता है तो झूला कैसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं जाता है, ऐसे जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसे मोशन, ठीक है, ऐसे मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। क्या होता है? आगे पीछे। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे का ऐसे मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है जो किसी फिक्स पॉइंट से ऐसे आगे पीछे का मोशन कर रही, तो वो हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, ये एग्जाम्पल है इसका। एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। क्या कह रहे हैं? आपको पतली सी मेटल यानी धातु की एक पत्ती लेनी है जो कि तकरीबन 50 सेंटीमीटर लंबी हो। होल्ड इट वन एंड प्रेस्ड टू आर टेबल। आपको उसके एक एंड यानी एक सिरे को किस पे? टेबल पे दबा देना है। यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और अ ब्रिक टू होल्ड इट। आप कुछ किताबों का या फिर ईंटे का इस्तेमाल कर सकते हो उसको रोकने के लिए, ऐसे। ठीक है, देख सकते हो ऐसे रोक रखा है। Press the free end of the strip slightly and let it go. Observe the motion of this end of the strip. Does it move up and down? This is also an example of oscillatory motion. देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पतली सी लोहे की या किसी भी मेटल की एक स्ट्रिप ली, उसको इधर बुक से दबा दिया। अब जैसे आप इसको दबाओगे ना तो ऐसे खर्र करके ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी? ऐसे ये खर्र करके ऊपर नीचे होगी ना, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मेरी है, क्या ये अपनी एक फिक्स पॉइंट से आगे पीछे से जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही है ना। तो ये भी क्या हुई? ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हुई, है कि नहीं? यही तो ऑसिलेटरी मोशन होता है। कोई एक फिक्स पॉइंट से कोई भी चीज़ आगे पीछे जा रही, बस ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। क्या कहना है कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ यानी अपने रास्ते को एक निर्धारित समय के बाद में रिपीट करता है तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन ये वो मोशन होते हैं जो कि क्या करें? जो कि खुद को एक टाइम के बाद में रिपीट करें, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने जो पाथ है, जो उसने रास्ता लिया है ट्रैवल करने के लिए, उसको एक टाइम के बाद में रिपीट करे तो हम कहेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक, अच्छा, पंखा चल रहा है आपका, मान लीजिए ये पंखा है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल। ठीक, इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये पीरियोडिक मोशन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि पंखे का ये जो पर है ये एक टाइम के बाद में दोबारा यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पीरियोडिक मोशन हुआ। अच्छा, पीरियोडिक मोशन के साथ में ये और कौन सा मोशन है? और है ये सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि ये जो पंखा है ये क्या ऐसे गोल गोल पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे दो मोशन हमें देखने को मिले, पीरियोडिक और सर्कुलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी एक चीज़ के अंदर एक से भी ज़्यादा मोशन हो सकते हैं। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान देना। चलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। An object in oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro. Both circular and oscillatory motion are periodic in nature. क्या कह रहा है कि भाई जब सर्कुलर कोई भी चीज़ जो मेरे सर्कुलर पाथ में जब ट्रैवल कर रही होती है तो वो बार बार उसी पाथ से होकर घूमती कि नहीं घूमती है? ठीक, साथ ही में ऑसिलेटरी मोशन के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट है क्या वो आगे पीछे घूमता है, मतलब वो अपने पाथ पे वापस लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है? तो इसीलिए जो सर्कुलर और जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों ही मेरे पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेरे नेचर में कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, यानी कुछ समय बाद ये फिर से घटते हैं। एक्टिविटी 5.7, लेट अस आइडेंटिफाई।
Look at the picture of a children's park, figure 5.18, or visit a children's park. Observe different kind of motion, classify them as linear, circular और oscillatory motion. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है मेरा, ये बहुत ही आसान है. क्या कह रहे हैं, ये जो इमेज है इसको देख लो. अब इसमें बस आपको ये देखना है कि ये जो बच्चे हैं इनका मोशन कैसे है, ऑसिलेटरी है, सर्कुलर है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर है. तो देखो ये बच्चे से झूले से नीचे सीधे जा रही है, लीनियर हो गया. बच्चे इस पे ऐसे घूम रहे हैं, सर्कुलर हो गया. झूले बच्चे आगे पीछे जा रही है, ऑसिलेटरी हो गया, है कि नहीं. बच्चा ये रस्सी कूदा लेकिन रस्सी बार बार ऐसे घूम घूम के वापस आएगी, सर्कुलर हो गया. लड़की ऐसे आगे बढ़ रही है, क्या हो गया, लीनियर हो गया. अच्छा ये जो स्विंग ये वाला जो होता है झूला, ये ऊपर नीचे आगे पीछे आता है, मतलब टू एंड फ्रो, तो ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी हो गया. ठीक, कितना आसान है, कितना आसान है आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान है. ठीक है, ये हो गया. ऐसे ही भर डालो इस टेबल को. चलो अब आ गई है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की बारी, लेकिन उससे पहले जो ये समरी है इसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यानी कि देशों के द्वारा जो इकाई प्रणाली ली गई है नापने मापने के लिए, वो कौन सी है, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कि SI यूनिट्स भी कहते हैं. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इट्स सिंबल इज m. जो SI यूनिट है लेंथ यानी लंबाई की, वो है मीटर, और इसका जो सिंबल है वो है m. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. क्या है इसका मतलब, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं. When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. जब भी हम कोई दूरी लेते हैं किसी एक फिक्स बिंदु या किसी एक फिक्स चीज से, तो इस बिंदु को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. An object is said to be in motion if its position changes with respect to a reference point with time. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहा जाता है जब समय के साथ में उसकी जो पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या हो, चेंज हो. When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में सफ़र करता है तो हम कहते हैं कि उसमें जो गति हो रही है वो है लीनियर मोशन, मतलब जो मोशन हो रहा है वो है लीनियर मोशन. When an object move along a circular path, its motion is called circular motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर यानी कि गोलाकार रास्ते पे चलता है तो उसमें जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है. When an object moves to and fro about any fixed position, its motion is called oscillatory motion. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो यानी कि किसी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे बढ़ता है तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. ठीक है, ये हो गई समरी. अब चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. पहले क्या कह रहा है, सम लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5, सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2, मैच द लेंथ विद द यूनिट्स सुइटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ्स. बहुत आसान क्वेश्चन है. क्या कह रहा है, कॉलम 1 के अंदर कुछ मेरी दी हुई है डिस्टेंस, कॉलम 2 के अंदर उनकी क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है. ठीक है, कॉलम 1 के अंदर क्या दे रखी है, मेरी मतलब डिस्टेंस या फिर कुछ भी ले सकते हो मेजरमेंट, वो दे रखी है. कॉलम 2 के अंदर उसकी यूनिट दी है. अब आपको बस ये मिलाना है कि कौन सी यूनिट कहाँ पे यूज़ होगी. जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, तो दिल्ली और लखनऊ शहर हैं, दूर दूर हैं, इनके बीच की दूरी किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, तो उसको मिला दो किलोमीटर से. थिकनेस ऑफ कॉइन की मोटाई, तो भाई सिक्का बहुत ही पतला होता है, उसकी मोटाई को अगर मुझे नापना है तो किस में नापूंगा, मिलीमीटर में. लेंथ ऑफ इरेजर, रबड़ की लंबाई, तो रबड़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, किस में नापेंगे इसको हम लोग, सेंटीमीटर में. और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल का जो मैदान है, वो किस में नापा जाएगा, मीटर में. ठीक, ये है इसके आंसर. क्वेश्चन 2 है मेरा ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला है मेरा द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. क्या बोला कि भाई एक सीधी सड़क है, उस पर मेरी एक कार जा रही है सीधे, तो इसका जो मोशन हुआ वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है. एकदम सही.
एकदम सही भाई। सीधी सड़क पे अगर कोई कार जा रही तो वो लीनियर मोशन ही तो हुआ, और कौन सा मोशन हुआ। An object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion। क्या कह रहे हैं, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ साथ अपने रेफरेंस पॉइंट से क्या कर रहा है, जो पोजीशन है इसके रेफरेंस पॉइंट से उसको चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाता है, जब वो समय के साथ साथ अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन को चेंज करता है। यही तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ, बस ये हो गया ट्रू। यहाँ क्या रखा है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, नहीं 1 किलोमीटर के बाद में आता है 1000 मीटर, ठीक है, और मीटर के बाद में सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, यहाँ आ जाएगा फॉल्स। थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लंबाई को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट इनमें से कौन नहीं है। मिलीमीटर लंबाई के लिए होता है, सेंटीमीटर लंबाई के लिए होता है, किलोमीटर लंबाई के लिए होता है, हैंड स्पैन जिसको कि हम लोग बालिस्ट भी कहते हैं, ये होता तो लंबाई के लिए यूज है, बट ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 2 और 3 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप एट योर होम एंड स्कूल, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ द स्केल्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबलर फॉर्म। बहुत आसान है। कह रहे हैं कि आपके स्कूल्स और घर के अंदर जितनी भी मेजरिंग टेप या फिर स्केल्स मौजूद है उन सबको ले लो, ठीक। फिर आपको क्या करना है, आपको उन सभी स्केल्स को देखना है और उनमें से ये देखना है कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जो कि इन स्केल्स द्वारा रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। आपको ऐसे ऑब्जर्वेशंस करनी है हर स्केल में, और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसके लिए भाई आपके घर के अंदर मौजूद, जो स्कूल के अंदर मौजूद जो भी स्केल्स हैं, जो भी मेजरिंग टेप्स हैं, उनको आप लोग देख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर्स, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। बहुत आसान है। मान लो आपके घर और स्कूल की बीच की दूरी है 1.5 किलोमीटर, इसको आपको मीटर में दिखाना होगा। तो देखो, हमको पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधा किलोमीटर। मतलब अगर 1 किलोमीटर में 1000 है तो आधे के अंदर यानी 1/2 हाफ के अंदर क्या 500 मीटर होगा कि नहीं होगा, 500 मीटर होगा। तो ये मेरा 1.5 किलोमीटर है, इसको जोड़ दो, तो 1000 + 500 कितना होता है, 1500। कितना होता है, 1500, यानी कि 1500 मीटर। ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है। फिर से समझा देता हूँ भैया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0.5, तो इसके आधे में कितना होगा, 500 मीटर्स होगा, ठीक है। 1.5 किलोमीटर का निकालना था, तो 1 किलोमीटर का 1000, आधे किलोमीटर का 500, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया 1500 मीटर, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, टेक अ ट्रम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ग्लास और द बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। कोई भी ट्रम्बलर यानी कि कोई भी कांच की ग्लास ले लो या फिर कोई भी बोतल ले लो, और उसका जो बेस है यानी उसका जो नीचे का हिस्सा है, उसका जो कर्व एरिया है, उसका आपको क्या करना है, मेजरमेंट निकालना होगा। तो बहुत आसान है, कोई भी बोतल या फिर कोई भी कांच की ग्लास ले लो, ठीक है। एक धागा ले लो, उस धागे को चारों तरफ उसके क्या कर लो, बांध लो, मतलब टाइट कर लो, ठीक है। फिर देख लो कितना जो धागा है वो उसके चारों तरफ लगाने में लगा है। उस धागे को सीधे रखो और स्केल से नाप लो, बस आपकी जो भी मतलब जो भी लंबाई है ग्लास के बेस की या फिर बॉटल की, वो निकल आएगी, ठीक। ऐसे करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अपने दोस्त की हाइट को मेजर करो और उसको मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में दर्शाओ। तो चलो एग्जाम्पल के लिए इसको लेते हैं। मान लो आपका जो दोस्त है, पहले आपने उसकी मीटर में हाइट नापी, ठीक है। आपकी दोस्त की हाइट निकल आई, कितनी कर दें, कितनी कर दें बताओ। एक काम करते हैं, 2.5 मीटर कर देते हैं। आपके दोस्त की हाइट निकली 2.5, या फिर 2 मीटर कर लो, 2 मीटर कर लो, पॉइंट में लगाओ, 2 मीटर कर लो, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100।
मतलब अगर मुझे 2 करना है तो 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 200। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर हो गया आपके दोस्त की हाइट, किसमें, सेंटीमीटर में। अब मिलीमीटर में निकाल लेते हैं। आपको पता है 1 मिलीमीटर में होता है कितना, सॉरी 1 सेंटीमीटर में होता है कितना, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे 200 सेंटीमीटर का निकालना है तो कुछ नहीं करना है इसमें, मुझको 200 इंटू 10 कर देना है। कर लो सॉल्व। तो 1 2 3 3 0 1 2 3 और 2 1 2, आंसर क्या आ गया, 2000 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अपने किसी दोस्त को पकड़ो, उसकी हाइट को नाप लो और इसमें कर डालो। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ कॉइन, एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अदर लेंथ वाइज विदाउट लीविंग एनी गैप्स बिटवीन दैम टू कवर द होल लेंथ of the chosen side of a notebook. Verify your estimates by measuring the same side of the notebook and the size of coin using 15 cm scale. बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि आपको कोई कॉइन दिया गया, ठीक, अब आपको बताना होगा कि जो आपको कॉइन दिया गया है वैसे कितने कॉइन्स का यूज़ करके आप किसी भी नोटबुक के साइड को पूरा कवर कर लोगे। ठीक है, पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है, फिर आपको स्केल से मेजर करके देखना है क्या कोई अंदाजा है क्या वो सही था या फिर वो सही नहीं था। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लो। मान लो आपको सिक्का दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, आपकी बुक है कुछ 25 सेंटीमीटर की, तो कितने आ जाएंगे सिक्के, 5 5 5 5 5 सिक्के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। आप इस चीज़ को आप मेजर करके देख सकते हो आपकी मतलब अगर चाहो तो। ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज़ कर लेना। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। आपको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी सबके लिए 2 एग्जाम्पल देने होंगे, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। लीनियर मोशन के लिए कोई कार जो कि स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है, कोई गोली जो कि बंदूक से निकली है। सर्कुलर के लिए साइकिल का टायर और चलता हुआ पंखा। ऑसिलेटरी के लिए पेंडुलम हो गया और स्विंग यानी कि झूला हो गया। ठीक, ये तो मैंने दिए हैं, अगर आप चाहो तो अपने से भी कुछ अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हो, आपकी इच्छा। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, यानी आपके चारों तरफ जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप देखिए। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी एंड एंटर दैम इन दी टेबल 5.6। बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करना है, मतलब चीज़ ना देखना होगा अलग अलग चीज़ों को। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ों की लंबाई जो है उसको मिलीमीटर में दर्शाना आसान होता है, कुछ चीज़ों की लंबाई को सेंटीमीटर में दिखाना आसान होता है, कुछ चीज़ों की लंबाई को मीटर में दिखाना आसान होता है। अब आपको लिस्ट बनानी होगी और इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स लिखने होंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट बनानी होगी, उसमें 3 ऑब्जेक्ट सभी में लिखने होंगे। ठीक, जैसे मेरी टेबल दी है 5.6 ऐसे, तो भाई 3 ऑब्जेक्ट्स लिख दो मिलीमीटर में, 3 ऑब्जेक्ट्स लिख दो सेंटीमीटर में और 3 ऑब्जेक्ट्स लिख दो मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन अ शेप शोन इन फिगर 5.19। अ बॉल स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड escapes थ्रू पॉइंट एफ। Identify the type of motion of the ball on the roller coaster and corresponding portion of a track। बहुत आसान है। एक ट्रैक है जो कि ऐसा बनाया गया, एक बॉल है जो कि यहाँ से छोड़ी गई। अब बताओ उस बॉल का मोशन अलग अलग जगह पे कैसा होगा। तो बॉल जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी तो सीधी लाइन में जा रही, तो क्या हुआ, लीनियर मोशन हुआ। यहाँ पे ऐसे वूप घूम के जा रही है, घूम रही कि नहीं घूम रही, तो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर हो गया भाई साहब। अब यहाँ से फिर सीधे निकल रही है तो लीनियर हो गया। तो क्या इसका आंसर यही हुआ, ए से बी तक लीनियर, फिर बी से सी डी ई यहाँ तक क्या हो जाएगा सर्कुलर, और ई से एफ तक फिर से क्या हो गया, लीनियर हो गया। खत्म कहानी। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, तस्नीम वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तस्नीम जो है वो खुद से एक मीटर स्केल बनाना चाह रही है। शी कंसीडर्स द फॉलोइंग मटेरियल फॉर इट। इसने इसके लिए ये कुछ मटेरियल हैं जो कि इसने लेने की सोची। प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। उसने ये मटेरियल लिया, कौन सा, लकड़ी का एक पटरा, पेपर, कपड़ा, खींचने वाला रबड़ और स्टील।
विच ऑफ दी शुड शी नॉट यूज एंड वाई, इनमें से किसका इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए और क्यों। तो देखो रबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि रबर जो है वो खिंच जाता है, तो क्या आप इससे सही लंबाई निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। और पेपर जो है बहुत ईजिली फट जाता है, तो इसका भी उसको नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ये है मीटर स्केल कैन नॉट बी मेड फ्रॉम स्ट्रेचेबल रबर एंड पेपर बिकॉज व्हेन रबर स्ट्रेच इट्स लेंथ चेंजेस एंड पेपर गेट्स torn ईजिली। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 पे। क्या कह रहा है, थिंक डिजाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्सेशन ऑफ ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, सोचो और एक कार्ड गेम को डिज़ाइन करो, साथ में डेवलप करो, जो कि किस पे बेस हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर बेस्ड हो, लंबाई की जो वो हैं यूनिट्स उनकी कन्वर्जन पर क्या हो, बेस्ड हो, और इसको बना के अपने दोस्तों के साथ में खेलो। ठीक, चलो तो ये तो हो गया मेरा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत ही आसान था, बस मोशन के बारे में इसमें आपको थोड़ा समझना है, साथ ही में इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।